इस शहर में जब मैं आया, तब जब मैं मुस्लिम बस्ती में रहता तो लोग कह रहे पागल हो क्या। मैंने कहा क्या हुआ है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं बचपन में जहाँ रहता था हमारे घर के बाजू में एक खाला थी, भैंसे और से दूध का धंधा करके वो रहती थी। और बहुत बाद में बड़ा होने के बाद मुझे पता चला कि एक लिंगायत की ने उसको एक्शन के समय भगा कर लाया था और उसको रखा है, और काफ़ी अमीर है, उसने उसको भैंसे दिला दी, बहुत बड़ा प्लॉट दे दिया, वो धंधा करके खाती है वगैरह, मतलब दूध बेचकर। उसके सारे लड़के मेरे दोस्त, वो मुझे बेटे की तरह संभालते थे। इसलिए मेरे संस्कार ही कुछ अलग है, मुझे कभी महसूस ही नहीं होना ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ईसाई है वगैरह वगैरह। तो यहाँ आने के बाद पहली बार मुझे जाति का एहसास हुआ। कॉलेज में ब्राह्मणवाद वगैरह मुझे कुछ नहीं मालूम था, क्योंकि मुझे आज भी याद है कि मैट्रिक का फॉर्म भरते समय मैं घर आके पिताजी से पूछा था कि जाति क्या लिखना है, क्योंकि हमारे आसपास के लोग ही मजदूर थे बेचारे, सिंधी नाम की चीज़ मिलती वो पीते थे, झगड़ते थे, भयंकर गालियाँ देते थे। अभी एक महीना पहले मैंने लातूर में हमारी संस्था में गालियों का मानसशास्त्र इस पर व्याख्यान दिया, भयंकर गालियों का प्रयोग किया। मैंने कहा सत्याग्रह में आर्टिकल भी लिखा था इस पर। हाँ, मैंने कहा आप सब सौभाग्यशाली हैं, आपको बचपन में कुछ सुनने नहीं मिला। मेरा बचपन और ग्रेजुएट होने तक वहाँ मैं रहता था, तो भयंकर गालियाँ मैंने सुनी। दखनी की सबसे गालियाँ ज़्यादा याद है। खैर, यहाँ आने के बाद एक उत्सुकता थी कि भाई ये जातिवाद, और मुझे मेरे अपने इसके कारण मुझे ब्राह्मण समझते थे, ब्राह्मण लड़कियों का ऑफ़र आता था। खैर, मेरी एक उत्सुकता थी, क्योंकि इस बीच आसपास दंगे होते थे। मुझे इस शहर की बात, मैं आया हूँ तो एक जिज्ञासा तो था ही, और हैदराबाद मुक्ति संग्राम पर अध्ययन शुरू किया मैं। तो फिर मुझे पता चला कि यहाँ कभी दंगे हुए नहीं 48 के बाद। बेन्नूर से हमारी दोस्ती तो आप सब जानते हैं। मैंने फिर जानबूझकर देश विभाजन और हिंदी कथा साहित्य विषय लिया। दंगों की बात कर रहे थे आपने, इसके पहले एक बात बताई थी कि लातूर में दंगे क्यों नहीं हुए और उसकी भूमि क्या बनी थी, इस बारे में आपने एक बार बताया था ना। हाँ, तो अभी वो बताइए। हाँ, दंगे क्यों नहीं हुए, इसके पीछे राजनीतिक नेता तो है नहीं। इसके पीछे यहाँ की ये व्यापारी शहर है, और व्यापारी लोगों को दंगा कभी भी परवड़ता नहीं। दूसरी बात, ये निज़ाम रियासत होने के कारण बहुत पहले से हिंदू मुस्लिम यहाँ इकट्ठे रहते हैं। आप कभी बालाजी मंदिर जाके देखिए, उसके बाजू में ही मस्जिद है, उसके बाजू में मुस्लिम बस्ती है। कभी भी दंगे नहीं हुए, क्योंकि जो मारवाड़ी वो सब क्या कहेंगे, व्यापारी हैं, और व्यापारी दंगा नहीं चाहता, ये खास बात। दूसरी बात, यहाँ जो भी नेतृत्व मिला कांग्रेस का, वो बहुत ही समझौतावादी थे, कहीं पर भी इस प्रकार की चीज़ें होने नहीं देते थे। तीसरी बात ये है कि यहाँ आरएसएस का मतलब प्रवेश कब हुआ, जब तिलक नगर बनने के बाद 4 डॉक्टर यहाँ आए, डॉक्टर कुकड़े, डॉक्टर रबड़े, डॉक्टर आलूरकर, एक और ऐसे लोग यहाँ आए। इन्होंने अलबत्ता यहाँ पर शाखा शुरू किया। उसके पहले ये अच्छा, ये स्वयंसेवक थे ये लोग? हाँ, ये लोग स्वयंसेवक थे? ये 67 के बाद, क्योंकि मैं, शिवराज पाटिल ठाकुरकर, डॉक्टर कुकड़े, एक ही समय 1 साल के अंतराल से हम सभी लातूर आए। शिवराज पाटिल की शुरुआत ही यहाँ से हुई। मेरे बहुत निकट के मित्रों में से शिवराज पाटिल थे, क्योंकि वो दयानंद कॉलेज में लॉ के लेक्चरर थे। 70 में लॉ कॉलेज खुला, वो आते थे, और लॉ कॉलेज के भी पहले कॉमर्स में वो मर्केंटाइल लॉ पढ़ाते थे, सन 65 से पढ़ाते थे। तो इसीलिए वो कलीग थे, 15 लोगों का स्टाफ था, उसमें एक शिवराज पटेल थे। इनकी प्रैक्टिस चलती नहीं थी, इसलिए लेक्चरर हुए थे। अंदर की बात ये बाद में खैर वो पॉलिटिकली एक्टिव हुए, केशवराव सोनवणे ने उनको लाया। यहाँ के जो तहसील के जो जजेस थे ना, वो हम प्राध्यापकों से संपर्क रखते थे डायलॉग रखने के लिए। एक क्या नाम उनका, नरवणे ऐसा कुछ थे, जज थे,
बहुत सोशल व्यक्ति के थे, परंतु सोसाइटी में आके कुछ कर नहीं सकते ना, तो हम लोगों को बुलाते थे। तो वो कहते थे कि शिवराज पाटिल यंग आदमी है पर प्रैक्टिस अभी उसको आती नहीं, वो अभी बोलने में थरथराता है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ अधिकार से। खैर, मेरा कहने का ये मतलब था कि यहाँ के व्यापारियों की नीति, यहाँ आरएसएस का न होना, यहाँ के नेतृत्व की सूझबूझ, कांग्रेस नेतृत्व की, हाँ, उसके बाद फिर बापू साहब की आदती का कारण समाजवादी विचारधारा बहुत तेज़ी से इस एरिया में फैल गई। परिणाम था जो भी दंगे होने चाहिए थे वो कभी हुए नहीं। 92 के बाद फिर कर्फ्यू घोषित हुआ और फिर भयंकर स्थिति आई, पर हमको लगा कि कुछ नहीं होगा। परंतु 92 में हम पत्रकार गोमारे, जयप्रकाश दगड़े, मैं ऐसे हम एक 8-10 लोग इकट्ठे आकर मुस्लिम बस्ती में हम 3 दिन घूमे। झोपड़ी से लेकर अमीर तक हर एक के पास हाथ जोड़कर हमने कहा कुछ भी घबराइए मत, हम लोग आपके साथ हैं। हमने एक मीटिंग ली, हम 8-10 लोग, एक सुलाड़ीकर वकील भी थे, कि भाई इस वक्त इनके मानसिकता को हमको मजबूत करना है, उनको समझाना है कि आप इस भ्रम में मत रहिए, हम सब पूरा शहर आपके साथ है। तो वो हम किए। एक अब उम्र के हिसाब से कम हो गई दौड़ धूप, आज तक ये स्थिति कायम है। बीच बीच में दंगे लगाने की कोशिश हुई, परंतु अब ऐसा आरएसएस के यहाँ के लोगों को भी लगता है कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, प्रयोगशाला बनाने की ज़रूरत। हाँ, एक ही फ़र्क हुआ, मुझ जैसे को जो बुरा लगता है, यहाँ बस्तियाँ मिश्र बस्तियाँ थी, परंतु बाद में इधर खान साहब की ज़मीन थी जिनका पेट्रोल पंप है ना, कायम वो पूरी ज़मीन उनकी थी। वहाँ सब मुस्लिम मकान बने, बड़े बड़े मकान बने, सब मुस्लिम बस्तियाँ अलग हुई, हिंदू बस्तियाँ अलग हुई। ये मुझ जैसे के लिए दुख की बात है, ये नहीं होना चाहिए था। हालांकि आप अगर पुराने अवसा रोड पर देखेंगे तो वहाँ आज भी हिंदू और मुस्लिम के घर आसपास हैं, परंतु ऐसे अपवादात्मक। लातूर शहर बहुसांस्कृतिकता के लिए भी जाना जाता है, इसकी बहुसांस्कृतिकता के लिए भी बहुसांस्कृतिक जाना जाता है। तो ये बहुसांस्कृतिक के प्रमाण और प्रतिमान क्या क्या है यहाँ? एक तो यहाँ पर सभी धर्मों के लोग हैं, जैन हैं, सिख हैं, ईसाई धर्म के लोग हैं, उनके चर्च हैं 2 जगह पर। हाँ, इसलिए कैसा होता है, किसी भी शहर का एक चरित्र ऐसा होता है, एक परंपरा जो बनी रहती है ना, वो आगे रहती है, उस तो परंपरा को तोड़ना मुश्किल है। जैसे उदगीर में अभी भी धार्मिक दंगे होते हैं, क्योंकि उसकी एक परंपरा रही है। और अच्छी बात यह कि यहाँ जितना भी कांग्रेसी नेतृत्व था शुरुआत में, वो आर्य समाज से आया हुआ था, वो आर्य समाज में के कांग्रेस में गए, परंतु उदगीर के आर्य समाजी हिंदुत्ववादी बन गए। ये भी फर्क पड़ता है ना। ये कांग्रेस वाले, स्टेट कांग्रेस वाले थे ना, स्वामी रामानंद तीर्थ के लोग थे। हाँ हाँ, वो उनके स्टेट कांग्रेस के लोग थे जो बाद में कांग्रेस में विलय हुआ। हाँ, कांग्रेस में जुड़ गए। जी। अच्छा, और एक खास बात है, लातूर को जब जाना जाता है, मैं शुरुआत में जहाँ कहा था कि गोलाई के बारे में जाना जाता हाँ, है, और मैं भूल गया। हुआ ऐसा, असगर वसाहत नाम के हिंदी के एक बहुत बड़े नाटककार हैं, उनके लाहौर देखा ना, तो बहुत प्रसिद्ध नाटक। कुछ नहीं देखा। ये असगर वसाहत को मेरे आग्रह के कारण बसवेश्वर कॉलेज में बुलाया गया। नाटक पर एक था, उसके अध्यक्ष आए, मैंने कहा किसी भी हालत में असगर वसाहत को बुला लो। असगर वसाहत आए, क्या करेंगे बैठ के, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे किसी से मिलवाइए। तो उन्होंने कहा आपने जिनका नाम, आपका नाम जिन्होंने सुझाया उनके घर में ले जाता हूँ रणसू। वो मेरे नाम से जानते थे, वो आए। फिर उन्होंने कहा यार आया तो हूँ, क्या है देखने लायक चीज़ यहाँ पर। कल से मैं सोच रहा हूँ कि भाई 2 घंटे का कार्यक्रम बाकी, मुझे बताइए। मैंने कहा आप गोलाई जाके आइए। एक विद्यार्थी उनको दिया, गोलाई गए, और दूसरे दिन आए ना फिर, अरे मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, बहुत अच्छी जगह। क्या हुआ? बोले गोलाई और कैनॉट प्लेस सरीके हैं। मैं देश के कई शहरों में घूमा हूँ, ऐसी रचना मैंने कहीं भी नहीं देखी। अब मुझे बताइए कि इसकी रचना कब हुई है, क्योंकि कैनॉट प्लेस इसके बाद अगर बना है तो इसका सीधा मतलब है कि ये लातूर की कॉपी है।
मैंने कहा मुझे ये जानकारी नहीं है, मैं जानकारी लेता हूँ। वो गए, उनके दिल्ली पहुँचने के एक दूसरे तीसरे दिन एक महिला का फ़ोन आया। उसने कहा मैं आर्किटेक्चर हूँ, मैं स्थापत्य शास्त्र पर रिसर्च कर रही हूँ। असगर जी ने कहा कि बहुत बड़ा चमत्कार है, और ठीक ऐसी ही बस्ती वहाँ है, छोटे रूप में। उसका ये मॉडल है, समझो दिल्ली का क्या नाम, कैनॉट प्लेस। कैनॉट प्लेस का ये छोटा मॉडल है। वो कहने लगी, मैं सुनकर बहुत परेशान हो गया। वो कई फोटोग्राफ लेके गए थे अलग अलग एंगल से, वो इतने प्रभावित हुए। वो फ़ोटो देखकर मुझे लगता है कि मुझे आना चाहिए। मैं इसी शर्त पर आऊँगी कि ये कब बना है पहले मुझे बताइए, अगर ये बाद में बना है तो मैं नहीं आऊँगी। फिर मैं जयप्रकाश दगड़े से बात किया, मैंने कहा देखो ऐसे, तो उसने लोकमत में चौखट में ही न्यूज़ दी कि भारत में 2 ही जगह ऐसे हैं, कैनॉट प्लेस और लातूर। तो खोज शुरू की। गैजेट में जो छपा है वो प्रमाण मैं मानता हूँ आज भी, परंतु हम व्यापारियों से मिला ना, मैं वहाँ के हर गली के, उन व्यापारियों ने मुझे बहुत अलग अलग जानकारी दी जो गैजेट में भी नहीं है। उन्होंने कहा कि ये उसके पहले का है। कैसे? तो उन्होंने जो जानकारी दी वो मेरे लिए आश्चर्यजनक थी। उन्होंने कहा कि हमारे नाना दादा जो भी है, पिताजी के पिताजी, वो ये कहते थे कि भाई जब निज़ाम ने निर्णय लिया कि ये बनाना है तो प्रत्येक गली की विशेषता उन्होंने रेखांकित की और उसी जाति के लोगों को वो देने का तय हुआ। जैसे कपड़े का है, ये दर्जी समाज को देना, किराना ये कोमटी समाज को देना, और जो सराफी दुकान है वो जैन और सराफी लोगों को देना, ऐसा उन्होंने तय किया। और ताजुब उसने कहा कि हमको निज़ाम ने उर्दू में ये करार पत्र दिया है कि इस पर कभी भी आपको टैक्स नहीं लिया जाएगा, वो हमारे पास है। तो मैंने कहा भी, फिर मैंने कहा ये अलग अलग लोग कैसे दिख रहे हैं? मैंने कहा ऐसा हुआ, दर्जी दूसरे महायुद्ध में या पहले महायुद्ध में, दूसरे महायुद्ध में कपड़े के रेट्स इतने गिर गए कि सारे दर्जियों के दुकान जो है वो दिवाले में चले गए और मारवाड़ियों ने वहाँ पर दुकानें चलाई। मारवाड़ी और गुजराती और दूसरे समाज के लोगों ने ख़रीद लिया, उनसे ख़रीद लिया, क्या लिया हमको नहीं मालूम, परंतु वो चले गए। कोमटी भी कुछ दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए, अपनी दुकान देकर चले गए। नहीं तो ये सिर्फ जाति के अनुसार था पहले। तो उसका ये अजीब इतिहास है। आज भी ये तय नहीं है कि गोलाई कब बनाई गई। उसका शताब्दी वर्ष हुआ ना। हाँ, हुआ। गोलाई का गैजेट पर से ही मैंने कहा कि इसका शताब्दी वर्ष बनाया जाए। कोई एक तो क्या है, महानगर पालिका को मैं इतनी बार अलग अलग ढंग से बोला हूँ, लिखा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर टिळक का स्मारक इन्होंने मिटा दिया। रजाकार संगठन के प्रमुख कासिम रिजवी, उसका मकान पड़ा है ना अभी भी यहाँ पर। जी हाँ, वो शहर इनके कासिम रिजवी के नाम पे भी लातूर शहर जाना जाता है। हाँ जी। तो कासिम रिजवी का वो है, चंद्रशेखर वाजपेयी उसके बारे में बहुत जानकारी दी है। मैंने वो अपनी पुस्तक में लिखा है, मैं रिपीट नहीं करूँगा। उस केस के सिलसिले में कासिम रिजवी का लड़का कोर्ट में आया करता था। अब वो अनाथ आश्रम के लिए लोगों ने कब्जे में कर लिया है, अब वो कोई वहाँ पर आएगा नहीं हमारे अंदाजे से। वो भी कितने साल आना जाना करेंगे प्रॉपर्टी के लिए। परंतु ये काम था कि किसी न किसी रूप में उसको हिफाजत करना ज़रूरी था। हाँ, संरक्षित करना। हाँ, नहीं किया। अच्छा, लातूर शहर भाषा के लिए भी जाना जाता है। मराठवाड़े की जो भाषा है, मराठवाड़े की स्पेशली अलग भाषा है, उसमें लातूर की एक अलग भाषा है और उसका अलग हेल है और अलग लहजा है। उसका लहजा जो है वो 2 प्रकार का है। एक तो ये सीमा प्रदेश होने के कारण इसके कुछ एरिया में मराठी कन्नड़ पद्धति से बोली जाती है, जहाँ लिंगायत ज़्यादा है ना। एक दक्षिणी पद्धति से भी मराठी बोली है। मराठी में दक्षिणी के शब्द बहुत आते हैं, इसलिए भी उर्दू के शब्द, दक्षिणी के बजाय उर्दू के शब्द। परंतु ये सब था 70-75 तक। अब धीरे 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 वो सारे शब्द चले जा रहे हैं, वो लहजा भी चला जा रहा है मराठवाड़ा का। और केवल लातूर में नहीं, मराठवाड़ी नाम की जो भाषा थी वो केवल अब देहातों में रही है,
बाकी जगह धीरे धीरे मिटती जा रही है। नहीं तो मराठवाड़ा का जो भाषिक चरित्र है ना, नांदेड़ के आसपास की भाषा पर तेलुगु का प्रभाव है, उस्मानाबाद लातूर पर कन्नड़ का प्रभाव है, उधर विदर्भ से सटे हुए पर हिंदी का प्रभाव है, इसलिए उसका एक रूप नहीं रहा। जैसे पश्चिम महाराष्ट्र में केवल मराठी और केवल मराठी, बॉर्डर सांगली सतारा को है कर्नाटक की, वहाँ अलबत्ता कन्नड़ का प्रभाव है। तो लातूर शहर की औद्योगिक विकास की दृष्टि में भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा शहर बड़ा हुआ है। हाँ, भौगोलिक ये भी आपको बताऊं, इस महाराष्ट्र में 2 शहर ऐसे हैं, कोल्हापुर और लातूर, जो बिना किसी नेता के औद्योगिक शहर कहलाए। यहाँ के औद्योगिकरण में किसी मंत्री का हाथ है ऐसा मैं व्यक्तिशः नहीं मानता। यहाँ के लोगों का कर्तव्य है, विशेषता यहाँ का मारवाड़ी समाज, यहाँ का गुजराती समाज, इनकी जिद और इनके श्रम का वो प्रतिफलन है। बाद में उसमें लिंगायत समाज भी जुड़ गया। इन लोगों ने अपने प्रयत्न से लाया है। नेताओं ने क्या किया, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, MIDC जैसी जगह उपलब्ध कराई, कुछ सुविधाएं दी, नहीं भी तो ये लोग अपने तरीके से काम कर ही रहे थे। ये कोल्हापुर को भी, कोल्हापुर का तो इतिहास ऐसा है कि 50 साल वहाँ मंत्री नहीं था, फिर भी वो बहुत बड़ा औद्योगिक शहर बना। वहाँ के लोगों की निष्ठा का काम होता है। लातूर से सबसे नज़दीक औसा है, डेवलप नहीं हुआ है वो, आज भी उसी हालत में है, और वो चिल्लाते हैं कि नज़दीक रहने से हम नहीं डेवलप हुए। तो ठीक है, उदगीर दूर है, 70 किलोमीटर पर है, वो भी तो कहाँ डेवलप हुआ। मैं अपने अनुभव से बताता हूँ, सबसे मतलब मैं उदगीर की बदनामी नहीं कहना चाहता, लोग सुनेंगे, परंतु पैसा और पैसे के इस वक्त कुछ भी ना दिखाई देने वाला वो कस्बा है उदगीर शहर। कोई कल्चर नाम की चीज़ ही नहीं, ये उदगीर के लोग भी बताते हैं मुझे। अच्छा, अब मराठवाड़ा तो संतों की भूमि रही है, सूफी संतों की, उसी तरह से लातूर के परिसर के आसपास भी सूफी और संत भी रहे हैं, जिनके वार्षिक उत्सव होते हैं। सूफी संत तो यहाँ रहे ही हैं बहुत बड़ी संख्या में, जिनकी मज़ारें हैं अभी भी, है ना। अभी मैं पढ़ रहा था, सूफी संतों का जो उर्स मनाया जाता है वो उनकी मृत्यु तिथि होती है मूलतः। और आपके अंबाजोगाई रोड पर जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा प्रमाण है। क्या नाम मैं भी बोल रहा। हाँ, सायगांव। मैं वहाँ भालचंद्र नेमाड़े को ले गया, भालचंद्र नेमाड़े को उनसे मिलाया, वो सब सुने और उठकर कहने लगे, रणसुबे त्या अडवाणीला बोलवा आणि दाखवा काय आहे। फिर मैं कमलेश्वर को लेकर गया जी। कमलेश्वर ने सब देखा, उनका कि मैं इसका टीवी बना रहा हूँ। वो टीवी के डायरेक्टर जनरल थे पहले, वो मुझ पर बहुत मोहब्बत थी। 2 बार आए थे अपने खर्चे से, एक बार बेन्नूर लेकर आए शोलापुर से, बेन्नूर के भी अच्छे दोस्त बन गए। उनकी इच्छा थी उस पर पूरे देश भर में उसको प्रसारित करना। तो यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता के जो भी प्रमाण हैं वो सब सूफी संतों के कारण। और एक ख़ास बात मैं सुना हूँ यहाँ की, लातूर का सूरज शाहवरी जो दरगाह है, उनकी जो वार्षिक उत्सव की जो चादर होती है वो हिंदू के घर से जाती है। हाँ। और सिद्धेश्वर की मुस्लिम के घर से जाती है। ये मालूम है मुझे, ये गुलबर्गा में भी है, ख्वाजा बंदे नवाज। ये परंपरा कब से चल रही है? ये परंपरा सूफी संत जब थे तभी से चल रही है, क्योंकि ख्वाजा बंदे नवाज का जो सबसे प्रिय शिष्य था नारायण, उसकी समाधि बाजू में है। और आपको ताजुब होगा, हर सूफी संत के मज़ार के बाजू में एक हिंदू का ये होता है। ये एकता का मंत्र उन्होंने दिया है, वो भी एक कारण है यहाँ एक परंपरा अच्छी रहने की। लातूर शहर में और एक बात है कि यहाँ फूड कल्चर जो है, यानी खाद्य संस्कृति जो है, ये अलग अलग एरिया से आए लोगों ने यहाँ डेवलप की है। हाँ। यहाँ की भी खुद की है, और मराठवाड़ा के आसपास के जो लोग आए हैं, अभी तो हर फूड कल्चर पे दक्षिण भारत का प्रभाव हुआ है, उस तरह से लातूर में भी देखा जाता है। मगर यहाँ के ओरिजिनल फूड का क्या इतिहास है और वो कौन से ओरिजिनल फूड? वो ज़्यादा मुझे नहीं मालूम। बात का मुझे मालूम है, नहीं मालूम मुझे। बात का जैसे? बात का मतलब यहाँ जो वैरायटीज़ आना शुरू हुए पहले के होटल, क्योंकि बाहर खाने की जो भी एक लज्जत है वो आज भी मुझ में है, इसलिए नया खूबसूरत होटल खुला कि हम दोनों पति पत्नी जाके आनंद लेते। पहले होटलों में जो चीज़ें मिलती थी अब कैसे मिलती हैं, ये फ़र्क मैं अनुभव से बता सकता हूँ।
आम का मार्केट भी बहुत बड़ा है लातूर का। बहुत बड़ा था, अब नहीं है जी। अब देसी आम गया, बाहर से ही आम आता है यहाँ पे। हमारे नाना जी यहाँ मार्केट में लेकर आते थे, 1 साल भर उन्होंने यहाँ जगह लेकर रहते थे। तो लातूर की पुरानी एरिया में एक पूरी गली आम को पकाने वालों की थी। मारवाड़ी के छोटे छोटे घर वो बागवानों को किराए से देते थे और वहाँ आम खरीदने जाते थे हम लोग। सैकड़ा के 120 देते थे वो, 100 के। बहुत बड़ा मार्केट था, सब खत्म हो गया, अब सब बाहर से आ रहा है। आज लातूर की पहचान क्या है? अब वो शैक्षणिक पैटर्न के कारण वो शिक्षा का ही केंद्र रहा, संस्कृति का नहीं रहा, नाटक का नहीं रहा। व्यापारी भी अब कम है, पर मैं इस अर्थ में कह रहा हूँ, व्यापारी मतलब एग्रीकल्चर फूड बेचने वाला। अब वैराइटीज़ प्रोडक्टिव चीज़ें बेचने वाला। जैसे यहाँ पर दवा का भी कारखाना है, दवा भी बनती है यहाँ पर, टाइल्स बनते हैं। ये जो प्रोडक्शन की जो बात थी ना, वो मार्केट बढ़ा, परंतु जो एग्रीकल्चर फूड का मार्केट था वो कम हो गया। एक ज़माने में भूसार मार्केट भी बहुत बड़ा क्यों? था। उसका कारण क्या था? ये गन्ने के कारखाने खुले ना, शुगर इंडस्ट्रीज इतनी बढ़ गई, दूसरा उत्पादन ही बंद हुआ ना। स्टील मार्केट भी बढ़ रहा है यहाँ, उसकी क्या वजह है? स्टील मार्केट, नहीं, मुझे नहीं मालूम। लोखंड का स्टील मार्केट नहीं, अब वो कंस्ट्रक्शन है इसलिए वो मार्केट बढ़ रहा है उसका तो। और फ्लैट संस्कृति तो यहाँ 2000 के बाद आती है, उसके पहले थी नहीं। फिर अब लातूर शहर से लोग माइग्रेट हो रहे हैं। यहाँ माइग्रेशन हुए लोग ही बहुत ज़्यादा संख्या में, ये नई बस्ती में। लातूर प्रॉपर के लोग बहुत कम हैं। मुझे कई बार सफ़र करते समय शिमला का एक आदमी, लंबी सफ़र थी, शिमला से बातचीत शुरू हो गई। मैंने कहा शिमला खूबसूरत शहर, तो मैं देखा नहीं था। उसने कहा क्या बताऊँ आपको, शिमला एक ऐसे माँ की तरह है, हाँ, जो अपने बच्चों को लथाड़ कर औरों को अपने बदन पे लेती है। इससे समझ जाइए क्या मैं कहना चाहता हूँ। वैसा देखा जाए तो मुंबई का वही हाल है। हाँ, वैसा अगर देखा जाए तो मुंबई और पूना का वही हाल है। अभी पूना का वैसे हाल नहीं है। नहीं, मुंबई का है, बहुत पहले से वो कॉस्मोपॉलिटन है, अब से नहीं है। हाँ, पहले से, ब्रिटिशों के दौर से। ये आपको बता दूं कि इस देश में जो बंदरगाह हैं, वहाँ के शहर डेवलप हुए। कलकत्ता, मद्रास, मुंबई वगैरह। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने कारोबार के लिए सारा माल यूरोप से आता था, तैयार किया हुआ कच्चा माल यहाँ से जाता था, इसलिए बंदरगाह डेवलप हुए, दूसरे नहीं हुए। दिल्ली बहुत बाद में डेवलप हुई, स्वतंत्रता के बाद, ब्रिटिश जाने के बाद ही। उसके पहले ये बंदरगाह, सूरत भी बहुत बड़ा हुआ था, पर बाद में सूरत इधर ट्रांसफ़र हुआ ना, महाराष्ट्र, मुंबई में। गुजराती इसी कारण ज़्यादा हो गए। अगर आप ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास पढ़ेंगे तो सूरत सबसे बड़ा बंदरगाह था, मध्यकालीन भारत का भी सबसे तब बड़ा मुंबई बंदरगाह था। उतना नहीं था। ऐसा है। तो मुंबई के बारे में ये नहीं कह सकते, ये जुमला नहीं चलता हूँ। वो पहले से ही उसको बाहर के लोगों ने डेवलप किया है। जी। एक बार जब मुंबईचं संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे हा मराठी माणसाचा आहे, तो उस वक्त के एक बहुत बड़े लीडर, शायद काल या मैं भूल रहा हूँ ना, उन्होंने कहा पागल हो क्या, मुंबई न मराठी भाषिकों का है न गुजरातियों का है, ये पारसियों का है। पारसियों ने ही इसको डेवलप किया है।